नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको थर्मल इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आप हिंदी में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा। इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फिलहाल सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल इसके पहले थर्मल इंजीनियरिंग में मैं कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो डाल चुका हूं, और अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। वैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो आपने एक डेफिनेशन ज़रूर सुन रखी होगी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। लगभग मैक्सिमम बच्चों को ये डेफिनेशन पता होती है, लेकिन आप ये 2 या 3 लाइन के डेफिनेशन लिखकर अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में 5 नंबर नहीं पा सकते हैं, तो कैसे सारी चीज़ें आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यही कहता है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको कैसे सारी चीज़ें लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की इसकी डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब ऊष्मा यानी कि हीट दी जाती है, तो इस ऊष्मा का कुछ भाग ही आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है, तथा ऊष्मा का शेष भाग ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 100% एनर्जी देते हैं, तो उसमें कुछ भाग यानी कि 20 से 30% भाग जो है वो ऊष्मागतिकी के अंदर इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। बाकी जो बची हुई 60 से 70% ऊष्मा है वो कार्य करने में व्यय हो जाती है, यानी कि खर्च हो जाती है। ये आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यदि हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा का जो कुछ भाग होता है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाता है, बाकी बचा हुआ भाग जो है वो ऊष्मागतिकी द्वारा यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम द्वारा कार्य करने में ख़त्म हो जाता है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम बताता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कुछ भौतिक महत्व, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में फिजिकल इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं ऊष्मागतिकी के। तो इसके 3 फिजिकल इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। जाहिर सी बात है, चाहे आप एनर्जी कहें या फिर उसको हीट कहें, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। आपका सेकंड पॉइंट कहता है कि ऊष्मागतिकी निकाय में ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि स्टोर रहती है, यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो उसमें थोड़ी बहुत जो एनर्जी होती है वो स्टोर रहती है। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक ऊष्मागतिकी निकाय में यानी कि हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी विद्यमान रहती है, या आंतरिक ऊर्जा केवल ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ अवश्य होगी, बाकी या उस कंडीशन पर निर्भर करती है कि वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो किस अवस्था पर रखा है। तो आई होप आपको ऊष्मागतिकी के ये भौतिक 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे।
चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमा यानी कि लिमिट के बारे में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिट क्या होती है, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि किसी वस्तु से ली गई ऊष्मा का केवल कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यदि हम कहीं पर भी 100% एनर्जी लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 100% एनर्जी ली है, तो इसका जो कुछ भाग यानी कि 20 से 30 या 40% ही हम कार्य में बदल पाते हैं। बाकी जो एनर्जी है वो कुछ स्टोर हो जाती है इंटरनल एनर्जी के रूप में, और बाकी एनर्जी जो है वो नष्ट हो जाती है। वही पॉइंट यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु से ली गई जो ऊष्मा का कुछ भाग ही कार्य में हम परिवर्तित कर पाते हैं, संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शेष ऊष्मा यानी कि जो शेष भाग है वो बिना कार्य के ही नष्ट हो जाता है, व्यय हो जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह नहीं बताता है कि जो सिस्टम से यानी कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से ली गई ऊष्मा का कितना भाग हम कार्य में बदल पाए हैं। जो ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो साफ तौर पर ये नहीं बता पाता है कि जो हमने एनर्जी ली है उसका कितना % भाग हम कार्य में बदल पाए हैं। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पॉइंट पर बात करते हैं। आपका अगला पॉइंट आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह भी नहीं बताता है कि प्रक्रम संभव हो पाएगा या नहीं। यानी कि जो आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो इस चीज़ का के बारे में नहीं बता पाता कि जो हम प्रोसेस करने वाले हैं जो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र का वो संभव हो पाएगा या नहीं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके बारे में नहीं बताता है। इस नियम से केवल यह पता चलता है कि प्रक्रम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। यानी कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ये कि ज़रूर बताता है कि जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी वो संरक्षित रहती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साधारणतः ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी होती है उसको हम संपूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदल सकते, जबकि कार्य को संपूर्ण रूप से एनर्जी में बदला जा सकता है। एक बात फिर से देख लीजिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये भी कहता है कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदला जा सकता, जबकि कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदला जा सकता है। इसको मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि यदि किसी चूल्हे पर कोई बर्तन रखकर चूल्हे को हम जला देते हैं या चूल्हे में आग लगा देते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं होगा कि जो आग का संपूर्ण भाग है वो बर्तन पर पड़ेगा, कुछ भाग बर्तन पर पड़ेगा जो कि कार्य में परिवर्तित हो जाएगा, और शेष भाग जो है वो बिना कार्य के व्यय हो जाएगा। यानी कि जो शेष एनर्जी है वो बिना कार्य करे वो नष्ट हो जाएगी। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपके लिए ज़बरदस्त रहा होगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, मैंने कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ा रखे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज का ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।